अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी कि आपने आज मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जाहिर है कि आपके यहाँ के जो फाइटर जेट हैं वो सर गिनती पूरी निकल आई है इत्तेफाक से, पता नहीं कैसे। और पाकिस्तान का जो दावा था कि जी आपके तकरीबन 6 या 8 के करीब फाइटर जेट हमने गिरा दिए, तो सर आपको इतना टाइम क्यों लगा ये फाइटर जेट गिनने में? और अब जो एक टेंडर आप लोगों ने भरा है कि जी उसकी मेंटेनेंस के लिए, तो क्या वो इसीलिए किया गया है ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था वो गलत था? देखिए आरजू जी, ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो क्लेम थे उनकी कोई सब्सटेंशियल बेसिस नहीं थी। वो सारे हवा में किए गए क्लेम थे, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया था। उस समय भी मुझे याद है आपके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट वाज मेड वेरी वाज वायरल, जो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन टीवी स्काई न्यूज़ को देते हुए कहा था याल्दा हकीम जी के इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने पूछा कि आपने उनके जो इतने फाइटर जेट्स गिराए उसके क्या प्रूफ है। उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया जाके देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से। सो एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑल ही हैड टू ऑफर वाज द सोशल मीडिया पोस्टिंग्स फॉर टेकिंग डाउन राइफल्स। देखिए राफेल जो है दसॉ का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्लेन है, और ये जो प्लेन है इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये टेस्टेड है। अभी आज के डेट में जो सबसे वो कह लीजिए लेटेस्ट बैटल जो हुए हैं, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो दूसरी जगह पे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में हो, तो दसॉ जो ये राफेल था वो टेस्टेड वेपन था। और भारतीय वायुसेना ने बकायदा टेंडर के थ्रू अपनी नीड्स को देखते हुए कई जो उनके पास टेंडर आए उनमें से राफेल को सेलेक्ट किया था। और भारत के जो हमारे पायलट्स हैं और हमारा जो इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियंस है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दे नो देयर बिजनेस, दे नो देयर प्रोफेशन। तो अगर उन्होंने राइफल को चूज किया होगा तो राइफल मस्ट हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। तो इसको देखते हुए मुझे पहले भी ये बात का पूरा भरोसा था कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई होगी, या इस तरीके का स्टेटमेंट को भारत सरकार ने इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने हमारे कुछ जेट्स गिराए हैं वो भी राफेल, तो ठीक है, आपको वो लगता रहे, उससे अगर आप कॉम्पेंसेट हो जाते हैं और हमें कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं वॉर में तो सो बी इट। बट ये हमेशा से डाउटफुल था। मगर देखिए कल को ये न्यूज़ सच हो, आई बिलीव कि ऐसा ही टेंडर आया हो और ये सच हो। आई आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट मुझे भारत की जो वायुसेना है उसकी कैपेबिलिटी पे पूरा पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने कहा कि 36 के 36 की मेंटेनेंस करनी है तो फिर 36 के 36 राफेल सही सलामत है। हो सकता है आपने कोई इधर पुरानी एक दो गिरा दी हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी अब उस ऑपरेशन सिंदूर वाले जो कहना चाहिए जिस टाइम में हम फंसे हुए हैं उसमें से निकल आना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, कुछ बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और जिसमें जैसे कहते हैं एक दूसरे का ख्याल रखे और दोबारा हम लोगों को एक दूसरे से शिकायत ना हो, ये भी कोशिश जो है वो करते रहनी चाहिए। ये और बात है कि बहुत से लोग हमें कहेंगे भाई ऐसे ही बात कर रही है, फजूल बात कर रही है, ये है वो है, अमन की आशा और क्या क्या, लेकिन मैं अमन की आशा वाली बात नहीं कर रही, लेकिन मैं एक लॉजिक के साथ कह रही हूँ कि अगर नहीं, पाकिस्तान आजू की जी तरफ एक जो है वो होना चाहिए सही। अमन की आशा कोई बुरा चीज नहीं है। हम्म। लोग हमें गालियां दे या लोग हमें ट्रोल करे उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर अमन की आशा ऑन दी फैक्चुअल ग्राउंड, हम्म। अमन की आशा इस तरीके के ढकोसलेबाजी से नहीं जहां पे कि भारत अपना जो पक्ष है वो खुलकर रख ही नहीं पा रहा है। मैं हम्म। अमन की आशा का सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस हो। अब बिल्कुल हम्म। अमन होना चाहिए, बिल्कुल हम्म। शांति होनी चाहिए। मगर वो जिस तरीके की अमन की आशा की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने भारतीय पक्ष को, भारतीय जो पहलू था उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था, उसको कोई बात ही नहीं होती थी। जैसे अभी आपने कहा कि दोनों देशों को चाहिए एक दूसरे का ख्याल रखें, आरजू जी ये बात कतई गलत है।
भारत ने पाकिस्तान का हमेशा ध्यान रखा। इंडस वाटर ट्रीटी में आपको एक फेवरेबल पोजीशन दी गई थी। भारत ने जो भी मुसलमान आए भारत के, पाकिस्तान में पहले गए फिर वापस आए, उनके लिए वक्फ एक्ट बनाया, उनकी प्रॉपर्टीज का के लिए उनको ज्यादा राइट्स दिए। हमने तो सब कुछ किया। हमारे ऊपर ये आप लोगों ने ये दोषारोपण कर दिया है कि भाई ये जो है माइनॉरिटी को इनके यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। सिख हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी है, वही उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। मुसलमान माइनॉरिटी है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ी। यहूदी माइनॉरिटी है, वो आज तक नहीं एक कंप्लेंट उन्होंने किया। जैन है हमारे यहाँ माइनॉरिटी, एक बात वो नहीं उठाते। और जो बुद्ध है वो भी ऐसा नहीं कहते कि हमारे साथ कुछ, सारे के सारे फ्लरिश हो रहे हैं, सारे के सारे खुश हो रहे हैं। और आप कह रही हैं कि हमारे ऊपर इस तरीके के। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग, ये अभी की बात नहीं, मैं ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की बात नहीं कर रही, उसके अलावा भी हमारे यहाँ एक दूसरे के चैनल्स बैन है। हम मतलब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो वैसे भी पाकिस्तान में पहले किसी जमाने में कहते हैं कि आया करता था शायद, लेकिन अब नहीं आता बहुत अरसे से। और यही हाल हिंदुस्तान में भी है कि हमारा मीडिया जो है वो बंद है, मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं सोशल मीडिया या यूट्यूब की बात नहीं कर रही। और हम एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रखते ही नहीं है, जिसकी वजह से भी ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। आम पब्लिक को पता ही नहीं कि वहां पर क्या है। आप लोगों की से कई बार जब मैं नई नई इंडियन मीडिया पर आना शुरू हुई तो बहुत सी बातें जो मुझसे मेरे दोस्तों ने या जिनसे मेरी बातचीत हुई उन्होंने पूछी, वो ऐसी थी जो मैं हैरान हो गई, कह रही यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि उनकी बात ही नहीं होती थी तो इसलिए कई तरह की जो कह लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस वजह से भी हो जाती है। आरजू जी, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों जगह पे है, और दोनों ने मीडिया को जो बंद किया है उसके कारण अलग अलग है। पाकिस्तान का मीडिया भारत में इसलिए बंद है क्योंकि वो झूठी बातें और जिसे कह लीजिए रिलीजियस बिगेटरी को फैलाता है। भारत का मीडिया पाकिस्तान में इसलिए बंद है क्योंकि उनको लगता है कि भारत उनके कल्चर का नहीं है, वो कल्चरल इन्वेजन कर रहा है। आपके यहाँ पे मैंने फिल्में देखी, उस फिल्मों में ये कहा गया है कि हमारे यहाँ पे भारत की फिल्में क्यों चल रही हैं, ये हमारे कल्चर को खा रहे हैं। तो आरजू जी दोनों ग्राउंड सेम नहीं है। आपका इसलिए बंद है क्योंकि आप डिस्ट्रक्टिव मीडिया आपका है, आप जो है झूठी बातें फैलाते हो। कि देखिए आरजू जी, एक बात को आपको ये एक्नॉलेज आज की बात नहीं हो रही है, ये हमेशा से बात हो रही है, शुरू से जो मीडिया बंद है उसकी बात हो रही आरजू है। जी, पाकिस्तान ने एक दुश्मन बनाया है और आउट ऑफ द वे जाके बनाया, झूठ बोल करके दुश्मनी बनाई है उसने। झूठी कहानियां कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है, हिंदू ने मुसलमानों किया ये सब कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ, लेकिन ये हमारे ऊपर बिल फाड़ दिए कि हिंदू ऐसा था। अगर तुम अपने लोगों को सच बताना चाहते हो तो तुम भी बता देते कि मुगलों ने क्या अत्याचार किए, तुम भी बता देते कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अत्याचार किए, बख्तियार खिलजी ने क्या अत्याचार किए। बता देते कि ये लोग आए, इन्होंने स्कूल तोड़े, मंदिर तोड़े, इन्होंने शिक्षा के स्थल तोड़े। तो आरजू जी देखिए, ये ना पहले तो हमें इससे जान छुड़ानी है भैया कि पाकिस्तान की गलती को दिखाने के लिए हिंदुस्तान को भी गलत दिखा दिया भाई। इससे जान छुड़ाइए भाई। ये तो एकदम परेशानी का घर हो गया कि अगर किसी लड़के ने एक लड़की का रेप कर दिया है तो उसको सजा देने के लिए पहले उस लड़की को भी सजा दी जाए, ये कतई उचित नहीं। क्योंकि उसका रेप हुआ है तो रेपिस्ट को सजा देना है तो पहले उसको भी गाली दो। ये दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी नीड्स टू बी गॉन। जो गलत किया उसको उसके लिए दंड दीजिए। ये इक्वली मीडियम क्रिएट करने का या इक्विवेलेंसी क्रिएट करने का जो पागलपन है बिना किसी आधार के, आपके यहाँ के लोगों ने कहा है कि सारी की सारी युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किए। अरे वो पाकिस्तान बनने से पहले युद्ध शुरू कर दिया भाई, डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल कर दिया। देखिए ये बात मैं साफ बोल दूं, पिछले 1000 साल से इस्लाम ने भारत के अगेंस्ट में वॉर छेड़ी है। कभी वो इस्लाम अरब लेके आते हैं, कभी वो इस्लाम तुर्क लेके आते हैं, और अब वो इस्लाम का झंडा आपने पकड़ा हुआ है। तो ये प्लीज इक्विवेलेंस ना करें, वरना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप भारत पे भी गलतियां निकालती रहेंगी जबरदस्ती की तो निकालते रहे, वो सॉल्यूशन नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूं इसका एक ही तरीका है। मैं फिर कहता हूं इस आपके और हमारी युद्ध को भी एक ही आदमी सुलझा सकता है, उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। आप प्लीज उनसे सीखिए, मोहम्मद बिन सलमान साहब से सीखिए आप। वो आदमी ही इज अ विजनरी पर्सन, ही नोज कि इस्लाम का फ्यूचर क्या है। जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उसको कीजिए, आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन अल जायद दुबई यूएई वाले, ये दोनों लोग हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड को नेतृत्व देने में सक्षम हैं।
और इनके पास विजन है और ये लोग ये कर भी सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम यकीनन इन लोगों के साथ बात करनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग अमन से रह सकें। लेकिन सर, एक अफसोसनाक न्यूज़ भी है आज, और उस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे तो खैर हमसे बहुत दूर का कह लीजिए कि एरिया है वेनेजुएला, वहां पर अर्थक्वेक आया है 7.5, और अभी तक 167 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जाने गई हैं। बहुत बिल्डिंग्स जो हैं वो भी गिर गई हैं, और कई दूसरे ज़ाहिर के लोग अभी ढूंढे जा रहे हैं। बहुत से लोग मिसिंग हैं। सर, अभी तक कोई ऐसी चीज मेरे ख्याल में नहीं बन पाई है जिससे कि इस तरह के अर्थक्वेक्स वगैरह का पहले से पता लग सके या लोग अपने आप को बचा पाए। किसी जगह भी नहीं है। नहीं, बात आपकी सही है, क्योंकि जो सेस्मिक मूवमेंट्स होती हैं टेक्टोन, अब मैं कोई जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ आरजू जी, बट ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज जिस तरीके की टेक्निकल एडवांसमेंट हमने की है, जमीन के ऊपर जो ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि ह्यूमंस के लिए खतरनाक होती है, जैसे साइक्लोन का आना, बारिश का आना, या इस तरीके की जो एक्टिविटीज है, उनको आज की टेक्नोलॉजी पहले डिटेक्ट कर लेती है थ्रू सैटेलाइट्स एंड ऑल दैट, और वो बता देते हैं हमें। हमारे यहाँ तो इतनी प्रिसीजन है कि जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है भारत का, IMD, वो आपको एक एक दो दो महीना पहले एग्जैक्ट दिन बता देता है, एग्जैक्ट टाइम बता देगा कि इस दिन इस समय पे ये होगा, आप लोग वहां से चले जाएं। तो हमारा ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की इसमें बहुत सारगर्भित या मोदी जी की बहुत सराहना होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत ध्यान दिया है। NDRF को उन्होंने बहुत, NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट करके जो है, उस पर उन्होंने काफी काम किया और एक उसको बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया। तो बिल्कुल आपकी बात में सही है कि अगर हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा बारिश आएगी, तूफान आएगा, टाइफून आएगा, तो हम ये क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाते कि अर्थक्वेक कैसे आएगा? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। साइस्मिक मूवमेंट जो है, चूंकि टेक्टोनिक मूवमेंट वो अंडर द अर्थ होती हैं, और सैटेलाइट अनफॉर्चुनेटली ऊपर के जो मोशन है उनको, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी को मेरे ख्याल से, या जो भी उसका टेक्निकल नाम है, उसको वो कैलकुलेट कर सकता है या उसको वो पढ़ सकता है। बट अंडर द अर्थ जो है साइस्मिक एक्टिविटी, आई डोंट थिंक कि उसके लिए कोई सैटेलाइट है, एटलीस्ट मेरी जानकारी नहीं है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं, उसमें ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि हम भूकंप को भी वैसे ही डिटेक्ट कर पाते जैसे कि हम इन चीजों को कर पाते, तो ये बहुत सारे जीवन जो है उनका लॉस होने से, प्रॉपर्टियों का लॉस होने से बच सकता था। इट्स अ गुड क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। और मुझे याद है कि 2005 में इस्लामाबाद में अर्थक्वेक आया था, जो बहुत उस वक्त तो 6.1 या ऐसा कुछ बताया जा रहा था। ये तो 7.5 था, कहीं ज्यादा था उससे। तब भी हमारे यहाँ कई बिल्डिंग्स जो थी वो गिर गई थी और क्रैक्स पड़ गए थे बिल्डिंग्स के अंदर। आई स्टिल रिमेम्बर, उस वक्त भी अपार्टमेंट में ही मैं रहती थी, और इतने इतने जैसे ना क्रैक्स चौड़े पड़े थे कि आपको दूसरी साइड पे जो है ना वो नजर, सारी बिल्डिंग्स खाली करवाई गई थी। सब लोगों को कहा गया था कि किसी नीचे के घर में चले जाए ना, मतलब अपार्टमेंट्स में ना रहे, ये सब भी कहा गया था। तो वो बहुत खौफनाक था। और उसके बाद कई दिन तक आफ्टर शॉक्स आते रहे, वो और डराने वाले थे। और क्योंकि नीचे के घर में कोई खास कोई जान पहचान वाले थे नहीं, लेकिन खैर एक ढूंढ ढांड के उनके घर पे फिर हम लोग चले गए थे, मैं मेरी मदर और सब। तो लेकिन ये कि बहुत ही अजीब हालत थी। और यहाँ पे एक टावर यानी जो बिल्डिंग थी पूरी वो गिर गई थी, और उसमें कई लोगों की जाने गई थी। आज तक उस वहां पर लोगों के नाम लिखे हुए। तो ये चीज वाकई, मुझे अगर किसी चीज से डर लगता है तो मुझे शायद अर्थक्वेक से लगता है, क्योंकि वो बहुत ही एक डरा देने वाले उसकी साउंड्स होती हैं और बहुत अजीब सा होता है। लेकिन आई विश के ऐसा ना हुआ करे और लोग हिफाजत से रहें। लेकिन जाहिर है कि ये एक है, कह लीजिए कि ये चीज होती है एक दुनिया में, और उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वेनेजुएला देखकर भी बहुत अफसोस हुआ। लेकिन सर, ईरान पे अगर हम बात करें लास्ट में, तो क्या देख रहे हैं आप? ईरान रहेगा भी 60 डेज इन लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है या जो MOU साइन हुआ है उसको फॉलो करेंगे, या फिर दोबारा कुछ नाराजगी दिखाई देगी?
देखिए, इससे पहले कि ईरान वाले विषय पे मैं आऊं, मैं आपके पाकिस्तान वाले अर्थक्वेक पे बता दूं। पाकिस्तान में अर्थक्वेक, बाकी विश्व का तो नहीं पता, मगर पाकिस्तान में अर्थक्वेक क्यों आते हैं ये तो पता है हम लोगों को। और मैंने सुना था पाकिस्तान के टीवी पे, एक आपके ही कोई स्कॉलर थे, वो बता रहे थे शायद आपके यहाँ की लड़कियां जो हैं वो कपड़े ठीक से नहीं पहन रही हैं और वो रीजन है अर्थक्वेक का। तो आपको उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे पता है कारण। which is a Pakistan is very advanced in that sense. नहीं सर, हमारे उस जमाने में हमारे घर हमारी एक रिलेटिव आई थी, आई स्टिल रिमेम्बर, कि वहीं और आकर वो मेरी मदर से कहने लगी बस जी सब जो है ना वो लोगों की हरकतें ऐसी हैं, या कह लीजिए अमाल जो है ना उसका नतीजा है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने अमाल ठीक क्यों नहीं कर लेती। सर वो दिन है आज का दिन है, दोबारा हमारे घर नहीं आई वो। तो हाँ, अपने अमाल पता होंगे ना उनको। मैं भी बंद कर देता। अब हमसे हमारे माल की बात पूछ रही हैं, बताइए यार, जिसके पास माल ना हो वो अमाल है। देखिए तो वो मैं, अमाल यानी कि अपने लोग, जो लोगों की हरकतें और जो लोग काम करते हैं वो उसका रिजल्ट बता रही थी। तो भाई आप दूसरों का तो नहीं बता सकते, अपना ही बता सकते हैं ना हम क्या करते हैं। तो इसलिए अच्छा, मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे क्यों करती हैं। मैं फुफ्फू को ये बताऊं, आई होप कि आपकी फुफ्फू ही रही होंगी। तो मैं अगर नहीं नहीं, फुफ्फू मेरी को ये, फुप्पो नहीं थी, वैसे कोई हाँ, रिलेटिव थी। अच्छा, मैं बुआ को ये बता दूं कि जो बुआ हम्म, जी थी उनको ये बताया कि अगर अमाल से आता तो वेनेजुएला में ट्रंप ने उनके राष्ट्रपति को पकड़ लिया और दुनिया भर में अटैक किया है उस आदमी ने। तो हम्म, अमेरिका में आने चाहिए, ये तो वेनेजुएला में आ रहा है भाई। हाँ बताइए। तो हाँ अमाल से आता, लेकिन हाँ। पाकिस्तान की देखिए, ये तो आप क्रेडिट दीजिए पाकिस्तान हम्म, के स्कॉलर्स हाँ को। उन्होंने कहा था जीन्स पहनती हैं लड़कियां इसलिए आते हैं। हाँ, तो ये तो देखिए, दिस इज व्हाई पाकिस्तान इज एडवांस्ड। एक उन्नत टेक्नोलॉजी। अभी हम लोगों ने ये डिटेक्ट किया था, अभी हमने और आपने ये बातचीत की कि साइंस ये तो प्रिडिक्ट कर ले रहा है कि कहाँ पे प्रेशर बनेगा और बारिश आ सकती है, या ये जो भी साइक्लोन और ये सब चीजें आ सकती है। मगर पाकिस्तान स्टैंड्स आउट, ये एक ऐसा देश है जिसको ये पता है कि भूकंप क्यों आते हैं। आप हम्म। इसको मजाक समझ रही हैं? काश कि मैं ये लीवाइस जीन्स वालों की फैक्ट्री में आग लगा दूं मैं, ताकि ये भैया अरे ना आए। तभी चीनों की फैक्ट्री में आग लगाने होंगी ना। तो हाँ, तभी तो बनना बंद करेंगी लड़कियां। हाँ, मतलब भाई लड़की को आग लगाएं, इसका तो मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। तो इससे नहीं अच्छा नहीं। जींस की फैक्ट्रियों में आग लगा दें, ठीक है ना। हम्म तो देखिए, इस मामले में तो आपको मैं पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। ये एडवांस्ड लोग हैं, बहुत एडवांस, आला दर्जे के हैं, बल्कि आला के ऊपर भी वो माला दर्जे के लोग हैं। हाँ, बल्कि पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। हाँ हाँ, भाई महापुरुष भी नहीं है भाई, ओ, वो योग पुरुष है, समझ रही हैं आप। तो खैर, तो जहां तक रही बात ईरान की, देखिए ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये नेगोशिएशन आई डोंट थिंक कि लास्ट करेगा। हो सकता है ट्रम्प साहब तक लास्ट कर जाए, बट इसको ना तो ईरानियों ने दिल से एक्सेप्ट किया है और ना तो अमेरिकन ने इसको दिल से। अभी आज ही रूबियो साहब का ये स्टेटमेंट आया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हम किसी इंडिविजुअल कंट्री का क्लेम कि ये उनकी प्रॉपर्टी है या उनकी सॉवरेन रियाल में आता है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये कोई मीडिएशन नहीं है। दिस इज नॉट अ मीडिएशन दैट विल ब्रिंग लास्टिंग पीस। दिस इज जस्ट टेम्पररी पीस। आपको हो सकता है 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल तक ये चल जाए, मगर निदर, बिकॉज देखिए, मीडिएशन में होता है ना, जब दोनों दिलों से मलाल निकल जाते, मैल निकल जाते, दुख निकल जाता। ईरानियंस के दिल से वो दुख नहीं निकला है, बल्कि वो और ज्यादा बेइज्जत होके उन्होंने ये साइन किया है, ठीक है। हम्म अगर आप देखें, जब स्विट्जरलैंड में आपके जो दोनों प्रतिनिधि गए थे, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब, तो उसमें आप देखें कि जब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने गले तो लगाया उनको, ये शहबाज शरीफ साहब को, मगर वो ना तो आसिम मुनीर से मिले और ना तो ट्रम्प साहब से मिले, और सीधे बाहर निकल गए। जबकि वो कहते रहे शहबाज शरीफ जी, आइए 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 आइए, इनके भी गले पड़ जाइए, सॉरी गले मिल लीजिए, मगर नहीं हुआ ऐसा। तो पॉइंट ये है कि बाद में उसके बाद ये न्यूज आई कि हाँ दोनों लोगों ने मान लिया है, मगर उसकी कोई पिक्चर नहीं आई। तीनों हम्म पार्टी मिल रहे हैं, तीनों पार्टी एक दूसरे को खुश कर से वो बात करें, वैसी कोई पिक्चर रिलीज नहीं की। अचानक से न्यूज आ गया कि भाई कॉम्प्रोमाइज हैज बीन नीडेड, हैज बीन हम्म रीच्ड। और उसमें ये हुआ है कि अमेरिका कुछ पैसे, पार्शियल पैसा रिलीज कर देगा, उसके बाद हॉर्मुज खुल गया और पता नहीं क्या। मगर ये आपको लगता है ये इट्स ओनली फॉर द कंजम्पशन ऑफ मीडिया एंड द कंजम्पशन ऑफ लोकल पीपल।
कोई इनके बीच में सुलह नहीं है, एक दूसरे के प्रति नफरतें और बढ़ गई हैं। मीडिएशन का काम होता है कि आप रिश्तों को बचाते हो, क्योंकि लिटिगेशन में जब आप लिटिगेशन करती हैं तो वो एक एडवर्सोरियल होता है। एडवर्सोरियल का मतलब आप एक दूसरे को शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। सो मीडिएशन एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जहां पे इंस्टेड ऑफ एक दूसरे की बखिया उधेड़े, उससे अच्छा ये है कि आप एक दूसरे को बैठे समझें, आप एक दूसरे को जाने कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बाद आप एक डिसीजन पे आए। कई बार जो होता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है या मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसको कि मीडिएशन के थ्रू समझाया जा सकता है। कई बार लोग बहुत गुस्से में हो जाते हैं, तो मीडिएशन का पर्पस ही ये है, टू प्रिजर्व द रिलेशनशिप, टू अवॉइड लिटिगेशन। जुडिशियल इंटरवेंशन हर जगह पे सही हो, ये दोनों, बिकॉज देखिए जब आप मीडिएशन करती हैं तो उसका रिजल्ट होता है एक एग्रीमेंट, बोथ द पार्टीज एग्री। एंड एग्रीमेंट का मतलब है कंसेंसस एड आइटम, बोथ द पार्टीज शुड एग्री द सेम फैक्ट इन द सेम सेंस। मगर यहां ये नहीं है। ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट में कोअर्जन है, फोर्स है, रिलक्टेंस है, रिकैलिबरेंस है। समझ रही है ना? दिस इज नॉट अ लास्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये इट्स ओनली कैटरिंग टू द ईगो ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। लेकिन ईरानियन साइड इससे खुश नहीं है, और ऐसी कोई फोटो भी नहीं आई। जिस तरीके का जलवा जलाल के साथ स्विट्जरलैंड गए थे, वो फोटो कहाँ है आप बताइए मुझे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हो, ईरान के राष्ट्रपति या ईरान के जो अग्राची साहब है वो, और जेडी वांस हो। ऐसी कोई फोटो रिलीज हुई? मुझे तो नहीं मिली आरजू जी, आप बता दें यदि आपने देखी हो, क्योंकि आपकी आंखें तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीनन इस तरह की कोई फोटो नहीं आई है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो कि पूरी, कह लीजिए पूरी तरीके से जो न्यूज है वो बाहर नहीं लाई गई कि आखिर क्या बात हुई। इसलिए फौरन ही उसके बाद ट्रम्प की भी अजीब अजीब स्टेटमेंट्स आ रही थी, और ईरान की तरफ से भी ऐसे ही था। लेकिन बहरहाल लोग तो यही चाहेंगे कि अमन हो, और हालात ठीक हो। से हमारे यहाँ अनाउंस किया है कि जी फ्यूल प्राइस और भी जो है कम की जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उधर से तो लोग आएंगे जाएंगे, और वो जो पहले एक फ्यूल का इशू बना हुआ था वो शायद कुछ कम होगा, लेकिन कितने अरसे के लिए उसकी गारंटी बहरहाल किसी ने नहीं दी है, ना पाकिस्तान ने, ना अमेरिका ने, और ना ही ईरान ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने ज्वाइन किया, और हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।